कल हमने किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो तरह के कॉम्बिनेशन थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हेलो सर। हाँ। सर शायद ये सर टॉपिक डिलीट होगा, सीरीज एंड पैरेलल रेसिस्टर सर। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमने दो फॉर्मूले ड्राइव करे थे। पहला आर एस इज इक्वल्स टू कितना था, R1 प्लस R2, और 1/RP इज इक्वल्स टू था 1/R1 प्लस 1/R2। ये था। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और उससे फिर आगे इनकी स्टडी करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी। दो रेजिस्टेंस है आपके पास, एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस है 20 ओम। जब आपने दोनों को सीरीज में लगाया तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 ओम बना, और जब आपने इन्हें पैरेलल में लगाया तो 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। ये 20 इसका एलसीएम आया 2 प्लस 1, तो आर पी इज इक्वल टू कितना बना 20/3, 6.66 ओम। ये हिसाब बना हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसकी पहचान क्या है। पहचान ये है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिट रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के आगे पीछे लगे हुए होते हैं। ये दो पॉइंट मैंने ए और बी बनाए, और देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इन ए और बी पॉइंट्स के बीच में, एक मिनट अभी आया मैं चश्मा, हाँ, ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आपस में पैरेलल हो, लेकिन ये पैरेलल में नहीं है। ये बिल्कुल भी पैरेलल में नहीं है, ये सब के सब आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट को पास होने के लिए, करंट को चलने के लिए केवल एक ही रास्ता अवेलेबल है। केवल एक ही रास्ता अवेलेबल है, चाहे इसे घूमना पड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई और दूसरा रास्ता अवेलेबल नहीं। लेकिन अगर बीच में से यहाँ से कुछ और जुड़ गया, आगे कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। अब ये दोनों आपस में आपके सीरीज में नहीं रहेंगे, क्योंकि करंट को चलने के लिए अब दो रास्ते यहाँ से अवेलेबल हो गए। अगर ये कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर तो सही है, कोई बात नहीं, इसका तो लगना बेकार है। अगर ये आगे कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे खुला पड़ा हुआ है इसका सिरा ये, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं लगा हुआ है या कहीं आगे सर्किट में ये लगा हुआ है, तो फिर ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं रह पाएंगे। समझ गई बात। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा रास्ते अवेलेबल हो जाएंगे करंट को चलने के लिए। जितने जितने भी ये लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, करंट को चलने के लिए उतने ही रास्ते यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। इधर से करंट आई और ये बाइफरकेट हो गई। ज़रूरी नहीं कि दोनों में करंट एक जैसी जाए, हो सकता है एक में कम चली जाए, दूसरे में करंट ज़्यादा चली जाए। डिपेंड करता है क्या, डिपेंड करता है इनके रेजिस्टेंसेस पर। ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच में अगर V वोल्टेज है तो पहले वाला भी सीधा सीधा V से जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला भी सीधे सीधे V से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखें कि जब आपने सीरीज में जोड़े हैं, जब आपने दो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया है, तो फिर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, ये दोनों में से जो सबसे बड़ा था, जो सबसे बड़ा है उससे भी ज़्यादा हो गई। जब आपने पैरेलल में जोड़ा है, ध्यान दीजिए 6.66 रह गया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कॉम्बिनेशन में लगे हुए सबसे छोटे वाले से भी कम रह गई। 6.66 से 10 से भी 10 ओम से भी कम रह गई है। समझ आई इतनी बात। अच्छा, अब यहाँ जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू सेम होगी। जो करंट यहाँ से आई वही करंट यहाँ से आई, वही करंट यहाँ से आई, वही करंट यहाँ से आई। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू डिफरेंट है। इसके उलट पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम है, लेकिन यहाँ वोल्टेज डिफरेंट होगा। जितनी करंट है, करंट को मल्टीप्लाई करेंगे आप रेजिस्टेंस से तो V1 आएगा। यहाँ करंट रेजिस्टेंस VR2 है, I2 से मल्टीप्लाई करा V2 आया। तो करंट सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में आपके आ जाए तो आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से कंफ्यूज ना हो।
ऐसे ही मैं अपने मन से ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये दो पॉइंट है ए और बी, इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मैं सारे के सारे 10 ओम ले रहा हूँ, सारी रेजिस्टेंस 10 ओम ले रहा हूँ, ये 10 ओम, ये 10 ओम। अब कैसे पता लगाएंगे कौन किसके साथ पैरेलल में है, कौन किसके साथ सीरीज में है? ठीक है, तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये दोनों, इनका एक पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा कॉमनली एक सिंगल पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो फिर ये दोनों आपस में आपके एक दूसरे के साथ में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। ये किस कॉम्बिनेशन में आ गए? ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। और ध्यान दीजिए कि जब आपने इन दोनों को लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपका बाकी सर्किट बाहर चला गया, बाकी सर्किट को इससे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक ऐसे ही देखो, ये ऐसा लगता है जैसे हम सीरीज में लगे हुए, ये सीरीज में नहीं हम मान सकते। क्यों? क्योंकि सीरीज में तब ये होती है जब बीच में से कोई कनेक्शन निकल कर ना जाता, लेकिन यहाँ बीच में से कनेक्शन निकल कर जा रहा है। अब ये दोनों सीरीज में नहीं कहे जा सकते। अब पहले हमें यहाँ से ये लेना पड़ेगा, ये दोनों फिर से किस में आ गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। लेकिन यहाँ ये दोनों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि करंट, जितनी करंट इस 10 ओम में जाएगी उतनी ही करंट अगले वाले में जाएगी। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, करंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए केवल एक ही रास्ता अवेलेबल है। तो ये दोनों किस में आ गए? ये दोनों सीरीज में आ गए। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में 10 और 10 का पैरेलल मिलकर हो जाएगा 5। 10 और 10 का पैरेलल 5 हो जाएगा, ये 10 और 10 का पैरेलल मिलकर 5 हो जाएगा। तो अब आपने करना क्या है कि फिर से सर्किट को रीड्रॉ करना है। आप एग्जाम में ऐसे ही रीड्रॉ करें सर्किट को, ताकि चेक करने वाले को बिल्कुल आंख बंद करके भी दिखाई दे जाए आपने ये सर्किट बनाया। और ऐसे ही गोले बना के लिख दो पैरेलल, ऐसे बना गोले बना के लिख दो पैरेलल, गोला बना के लिख दो सीरीज। ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके भी साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि आपने किसके साथ पैरेलल लिया, किसके साथ सीरीज लिया। मतलब इस तरह से सॉल्यूशन करने के बाद एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज आपकी बनेगी कि आप सीखे हुए हैं, आपको ये समझ है कि कहाँ पैरेलल है, कहाँ सीरीज है। इस 10 को फिलहाल हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि इसके साथ भी सीरीज में नहीं आ रहा है, इसके साथ सीरीज में नहीं, इन तीनों को सीरीज में नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ से बीच में से कनेक्शन निकल रहा है, इसके यहाँ से बीच में से कनेक्शन निकल रहा है। तो अभी जो सिंपलेस्ट केस है हमारे पास, पैरेलल पैरेलल सीरीज। उसके बाद देखेंगे 10 कहाँ कहाँ एडजस्ट होता है। इसके लिए आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। रीड्रॉ करने से खुद आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे। 10 और 10 पैरेलल में हो गए 5, ये 5 ओम हो गया, लिख दीजिए इसके ऊपर। फिर इसके बाद कौन सा लगा हुआ? देखो ये 10 ओम लगा हुआ, मैंने 10 इसको जगह जो का त्यों बना लिया। अब ये पैरेलल में थे 10 और 10, ये हो गए आपके 5, 5 ओम। उसके बाद ये दोनों आपके सीरीज में है, ये दोनों 10 और 10 सीरीज में हो गए 20, ये हो गया 20। अब ध्यान से देखो आप, ये सारे के सारे किस में आ गए? सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। 5 10 15, 5 20 और 20। नेट रिजल्टेंट इसका ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस कितना बना? ए और बी के बीच नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 40 ओम है। स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ और उन्हें रिमूव करते चले जाओ, रिमूव करते चले जाओ, नया सर्किट ड्रॉ कर लो। ये तो सर्किट हमारा एक ही बार में खत्म हो गया, 2 बार भी ड्रॉ करना हो सकता है। और इसी में से वही जो कैपेसिटर में पीछे हमने पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा? एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, तीसरा रेजिस्टेंस ये, और इसके साथ कभी चौथा होता भी है, कभी नहीं भी होता। और इसे यहाँ ज्वाइन कर दिया और इसे यहाँ ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट हो गया आपके ए और बी। चौथा अगर लगा देंगे तो वो बाद में हम कंसिडर करेंगे। तो पहले ही हम कैपेसिटर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है। ये पैरेलल में है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो फिर से बताऊं ये कैसे हैं पैरेलल में। हालांकि अभी
2 दिन पहले 3 दिन पहले ये बात करी है हमने डिस्कस। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बताऊं पैरेलल में कैसे आ रहे हैं ये। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 10 10 10 ये आपस में पैरेलल में आ गए, पैरेलल में लेकर के इनका 10/3 निकल कर आ जाएगा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा रूप, इस क्वेश्चन का ही दूसरा रूप क्या था वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसमें डिस्कस कर चुके हैं? कैपेसिटर में। जबकि 5 कैपेसिटर या 5 रेजिस्टेंसेस आपको बना दिए गए। एक ये रेजिस्टेंस और एक ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है। ये मैं इन पॉइंट्स को डाल देता हूँ सी और इस पॉइंट को डाल देता हूँ डी। तो आप देखना R1, R2, R3, R4, R5, मैंने 5 ही रेजिस्टेंस बना दिए। देखिए ज़रा ध्यान से, मैं पॉइंट बना लेता हूँ। ए पॉइंट ये मैंने बनाया, बी पॉइंट ये बनाया मैंने, सी पॉइंट ये बनाया, डी पॉइंट। ध्यान से देखो R1 कहाँ जुड़ा हुआ है? R1 ए और डी के बीच में जुड़ा हुआ है। ए और दूसरा डी, सीधे सीधे आराम से इसे जोड़ दो R1। उसके बाद देखना R2 कहाँ जुड़ा हुआ है? ए और सी के बीच में जुड़ा हुआ है। ए और सी के बीच में जुड़ा हुआ है, ये R2 हो गया। R3 देखना ज़रा, सी और बी के बीच जुड़ा हुआ है, सी और बी के बीच जुड़ा हुआ है ये R3। उसके बाद देखिए R5 कहाँ? डी और बी के बीच जुड़ा हुआ है, डी और बी के बीच जुड़ा हुआ है ये R5। और देखना सी, अभी R4 क्या बचा? सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में जुड़ा हुआ है क्या? R4। और इसमें जाके फिर से वही आपकी कहानी वही बनेगी, वही पीछे वाली बात बनेगी क्या, कि अगर R2 R1 R3 R5 इनका रेशियो सेम है, सपोज ये 2 ओम है, ये 10 ओम है, और ये 5 ओम है और ये 50 ओम है। 2 और 10, ये 5 और ये कुछ ऐसा आ जाए। इन दोनों का डिवाइड और इन दोनों का डिवाइड एक जैसा बन रहा हो, जैसे ये आपका 2 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ये आपका 5 ओम है, और ये आपका 25 ओम है। तो यहाँ से R2/R1 कितना? 2/10 = 1/5। फिर देखिए R3/R3/R5, R3/R5 कितना है? R3 कितना है? 5 है, और ये कितना है? 25 है, तो कितना हो गया? 1/5। तो इसका मतलब क्या बना आपके लिए? R2/R1, R2/R1 = R3/R5। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़बरदस्त मिस्टेक करते हैं। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर टीचर भी ये मिस्टेक करते हैं। क्या? सीधे सीधे यहाँ देखा, अच्छा 2 10 5 25, ओहो मजे आ गए। और फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे R2/R1। मैं वही टीचर जो बच्चे अक्सर करते हैं और कुछ टीचर भी कर देते हैं क्या, R2/R1 = R3/R5। और R2 कितना है? R2 है आपका 2/10 = 5/25, 1/5 = 1/5। ये जो लिखा जाता है ना, ये इस तरह की जो बात ये लिखी जाती है, ये बात ये करेक्ट, CORRECT, करेक्ट तो ये है ही नहीं, ये रॉन्ग भी नहीं है। ये क्या है? ये होता है मूर्खता, नॉनसेंस। भैया R2/R1 = R3/R5 अगर आपको पहले ही पता है तो आगे क्यों बढ़ रहे हो? आगे क्यों? यही तो पता लगाना था, R2/R1 R3/R5 इक्वल है या नहीं है, यही तो पता लगाना था। आपने तो पहले ही कह दिया कि ये दो इक्वल हैं, तो फिर क्यों आगे करने की जरूरत थी? क्या, घर जाओ, खत्म करो रिश्ते को। ऐसे पता लगाया जाता, पता ऐसे लगाया जाता, पहले R2/R1 का रेशियो निकालो, R3/R5 का रेशियो निकालो, और फिर देखो, अरे वाह रेशियो इक्वल आ गए, अब इन दोनों को इक्वल कह दो। ये आपने काम किया और ये इसका रिजल्ट मिला आपको। आप जिसने पहले ही रिजल्ट लिख दिया, तो भैया कुछ और करने की जरूरत थी क्या? तुम्हें बना बनाया मकान मिल गया, तो फिर इसमें क्यों तोड़ फोड़ लगा रहे हो? जाओ आराम से रहो। नॉनसेंस बातें हैं, मत कीजिएगा इस तरह इस कंडीशन को। हाँ जी, फिर से अपनी फिजिक्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि इनका रेशियो सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि R4 इज अनइफेक्टिव। अब R4 को यहाँ से आप हटा करके एक और सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, R4 मत लगाइए,
R2 R3 आपका सीरीज में आया, R1 और R5 सीरीज में आया, सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर इनका जो नेट बनेगा सीरीज, इनकी जो सीरीज का नेट बनेगा वो दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, सॉल्व कर दो पूरे क्वेश्चन को। अब ये जो तरीका है क्वेश्चन को ये करने का तरीका, ये केवल तभी है जब ये रेशियो सेम आ रही है। आपके पीछे कैपेसिटर का क्वेश्चन कराया था, मैंने आपसे बताया था कि कैपेसिटर के वाले क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा सर्किट दिया जाता है तो नेसेसरीली ये आपको सेम दिए जाएंगे, जानबूझकर ये आपको रेशियो सेम दी जाएगी ताकि आप बीच का कैपेसिटर हटा सकें। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है कि इस सर्किट में हमेशा आपको ये रेशियो सेम मिल रहा है। अगर ये रेशियो डिफरेंट मिली तो फिर R4 को यहाँ से नहीं हटाया जा सकता, R4 को भी लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा इसी लेसन के बाद में आएगा वो। क्लियर है इतनी बात? बस ये 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट से हैं, इससे ज़्यादा हम आगे डिस्कस करेंगे भी नहीं इसको। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंपैरेटिव स्टडी आपने वही है बिल्कुल जैसी कैपेसिटर में थी। क्या क्या थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो थोड़ा सा हिसाब उल्टा है यहाँ। देखो I इंटू आर वन, अगर R1 बड़ा होगा तो V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, I इंटू R2, R2 छोटा होगा तो V2 की वैल्यू कम होगी। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लार्जर है। जबकि यहाँ उल्टा है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट आसानी से जाएगी। ये रेजिस्टेंस छोटा है, ये रेजिस्टेंस बड़ा, तो ये आसान वाले रास्ते पे ज़्यादा करंट जाएगी, मुश्किल वाले रास्ते पे कम करंट जाएगी, जाएगी तो यहाँ से भी। तो फिर जिसका रेजिस्टेंस कम है उस पर करंट ज़्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस लार्जर है उस पर करंट ज़्यादा हो जाएगी। कुल मिलाकर के सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा हो जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को जब हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, इसे यूज़ करते हैं जब हमें पोटेंशियल रेजिस्टेंस घटाना हो या करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो करंट को। पता चला ये मेरा आधा वाट का रेजिस्टेंस है और मैंने इस पर करंट भेज दी पूरे घर की, तो एकदम 1 सेकंड में फूक जाएगा। तो जब करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। जब हमें करंट को चलने के लिए कई सारे रास्ते देने ताकि करंट आराम से चल सके, तब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना होता है।